हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जिन जिन फॉर्मूलाज का यूज़ करना है, वो कैसे काम करते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। और हाँ, जो नोट्स वगैरह हैं उनका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सारे नोट्स का। तो यहाँ पर जो 10th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया है कि एक अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली शेप्ड। ठीक है, अम्ब्रेला में तुम लोग देखना ऐसे ऐसे डंडी लगा हुआ रहता है और इनका जो है ना पार्ट वो इक्वल इक्वल रहता है एकदम अच्छे से ज्योमेट्रिकल शेप में। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट। आप अम्ब्रेला को कुछ इस तरीके से फ्लैट एज्यूम कर लो और उसके बाद बोल रहा है एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस हो 45 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम लोग अम्ब्रेला को एकदम फ्लैट ऐसे कर देंगे तो एक सर्कल का शेप दिख रहा है ना, इसका रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यानी कि दो ये जो रिब्स हैं इनके बीच का एरिया आप लोगों को बताना है। यानी कि सिंपल है, अगर हम इसको अगर एक सर्कल मान रहे हैं तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, रेडियस होंगे, और ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा एक सेक्टर हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर एक सेक्टर का ही एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो पिछले क्वेश्चन से भी ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और हमें निकालना है एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, तुम्हें जो इजी लगे तुम वो मेथड यूज़ करना। मुझे जो इजी लगता है मैं वो मेथड तुम्हें समझा देता हूँ। बाकी मैं दोनों मेथड तुम्हें बता देता हूँ कि देखो क्या हो रहा है ना, कि ये कंप्लीट सर्कल है और यहाँ पर जो ये हमारे सेक्टर बने हैं ये सभी इक्वल इक्वल सेक्टर बने हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, हमें साफ साफ बोला गया था कि इक्वली स्पेस्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें एक सेक्टर का एरिया निकालना है तो तुम्हें सबसे ईजी तरीका जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि तुम पूरे सर्कल का एरिया को डिवाइड कर दो 8 से या फिर मल्टीप्लाई कर दो 1/8 से, तो हमारा एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि पूरा सर्कल का एरिया और ये जो एक सेक्टर है ये पूरे 8 पार्ट में अगर हम सर्कल को बांट दें, 8 पार्ट्स अगर हम कर दें तो उसमें से 1 पार्ट का एरिया इतना होगा। तो ये पहला तरीका है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा एक और तरीका है कि तुम अगर सेक्टर वाले फॉर्मूला से ही निकालना चाहते हो तो उसके लिए तुम सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा तुम्हें। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करना कि टोटल हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है और हमारे टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो हम 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो एक पार्ट का एंगल है यानी एक सेक्टर का जो एंगल है सेंटर वाला, वो एंगल निकल करके आ जाएगा। तो तुम वहाँ से सेक्टर वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर, उस फॉर्मूला से भी बना सकते हो। लेकिन मैं तो यहाँ पर इजी वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर करेंगे पाई आर का स्क्वायर यानी कि पूरे सर्कल का एरिया और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से, जिससे हमें एक सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो पाई के बदले में हमारा 22/7 हो गया। फिर रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस 45 दिया हुआ है तो 45 मल्टीप्लाई 45 हो गया, मल्टीप्लाई में हमारे पास 1/8 है। तो कुछ खास तो कट हो नहीं रहा है, बस ये एक बार कट हो जा रहा है, तो इसको एक बार कट कर लो। ये देखो 2 के टेबल से 4 टाइम पे कट और 2 के टेबल में 11 टाइम पे कट हो गया। अब सिंपली इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया है वो निकल करके आ जाएगा। तो जब तुम न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा 22275 और डिवाइड में हमारा 7 4 से 28 हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशंस पहले ही कर लिए हैं ताकि यहाँ पर वीडियो में फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। तो बस तुम्हें सिंपली मल्टीप्लाई करना है और इतने ही सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा एरिया होगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। देखा तुमने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था 10th वाला। बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तुम लोग इसे किस मेथड से बनाने वाले हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या तुम सेंट्रल एंगल निकाल करके थीटा डिवाइड बाई 360 वाले फॉर्मूला से बनाओगे या इस मेथड से बनाओगे, कमेंट करके जरूर बताना। चलो जो अगला क्वेश्चन है ना 11th वाला, हम उसे सॉल्व करते हैं। सो 11th वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के में 2 वाइपर लगे हुए हैं और दोनों अलग अलग कांच को यानी साफ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये हमसे यहाँ पर कहा गया है। अब आगे बोला जा रहा है ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक वाइपर के ब्लेड का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और वो टोटल 115 डिग्री के एंगल पर वहाँ पर सफाई कर रहा है कांच की। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। यानी कि दोनों ब्लेड्स मिल करके एक बार में कितना एरिया वहाँ पर साफ कर रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर इसका कुछ डायग्राम नहीं दिया है, तो मैं इसे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर यहाँ पर निकालना क्या है और कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, बस घुमा करके चीज़ों को दिया हुआ है, बिना डायग्राम की वजह से थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। तो चलो इसे समझते हैं डिटेल में। तो देखो यहाँ पर एज्यूम कर लो कि जैसे ये हमारा कार का वाइपर है, ठीक है, ये हमारा कार का वाइपर है, इसकी लेंथ हम लोगों को क्वेश्चन में बोली गई है कि ये 25 सेंटीमीटर का है।
अब ये जब ये सफाई करेगा बच्चों ना, तो ऐसे जा कर के सफाई करेगा, यानी कि पूरा ऐसे उठेगा। तुम लोग देखे ही होगे कभी ना कभी कार में, का बस में, कहीं ना कहीं पर तुमने देखा होगा कि वाइपर कैसे यहाँ पर क्लीन करता है। तो इस तरीके से ये ऊपर उठते जाएगा, उठते जाएगा, उठते जाएगा। मान लो यहाँ पर आकर के वो रुक जा रहा है, तो टोटल जो एंगल हमारा बन रहा है, जैसे ये लाइन में बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमसे कहा गया है कि यही एंगल 115 डिग्री का है। वो टोटल 115 डिग्री के एंगल के साथ सफाई कर रहा है। तो हमें निकालना क्या है कि जितना एरिया इसने कवर किया है ना, वो वाला एरिया हमें बताना है। और हमारे पास ऐसे ऐसे दो वाइपर हैं, केवल एक वाइपर नहीं, एक और डायग्राम बनेगा, लेकिन वो बनाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, वो बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो होगा क्या ना कि जब ये ऐसे चलेगा ना, तो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा। और कुल मिलाकर के ये जो हमारा पार्ट बना है ना, ये एक सेक्टर बन जाएगा। तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, क्योंकि वाइपर का लेंथ है तो हर तरफ इक्वल ही होगा। और जब ये ऐसे सर्कल बनाएगा तो हमारा ये जो पार्ट बनेगा दो रेडियस के बीच वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे एक सेक्टर कहते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोगों को बस सेक्टर ऑफ एरिया का फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल लेना है, और फिर उसका 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सेम साइज के दो वाइपर्स हैं। तो एक का अगर हम एरिया निकालेंगे, मान लो θ/360 मल्टीप्लाई πr² से, तो सिर्फ एक वाले का एरिया निकलेगा, एक वाइपर का एरिया निकलेगा। हमें दोनों का बताना है कि दोनों मिलकर के कितना एरिया सफाई कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया सफाई हो रहा है यहाँ पर पहले वाले से, और इसी टाइप का दूसरा वाला होगा, वो भी उतनी एरिया में सफाई करेगा। तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली तुम पहले तो ये लिखो कि हमें रेडियस कितना दिया हुआ है। तो रेडियस हमारा हो जाएगा 25, क्योंकि ये हमारा रेडियस का काम कर रहा है। वाइपर का जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा जो एंगल बनना है, सेंट्रल एंगल जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बना हुआ है 115 डिग्री का। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल एरिया। डायरेक्ट यहाँ पर लिखो टोटल एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर्स। हमारे 2 वाइपर्स मिल करके कितना एरिया क्लीन करेंगे। इसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा 2 मल्टीप्लाई θ/360 और फिर मल्टीप्लाई में πr का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया। इसका 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमारे 2 वाइपर्स हैं। तो बस इसको अब सॉल्व करेंगे, आंसर रेडी है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2, थीटा के बदले में 115, डिवाइड बाई में हमारा आ गया 360, मल्टीप्लाई में हमारे पास है यहाँ पर पाई के वैल्यू 22/7, फिर रेडियस हमारे पास है 25, और फिर एक बार और 25, क्योंकि आर का स्क्वायर है। चलो जो जो हमारा कटपीट होते जा रहा है, पहले हम लोग उसको कटपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे से बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं 5 से निपटा दूँ क्या, ये हमारे 5 से निपट रहे। वैसे ये भी कट हो रहा है, तुम जिसको भी कट करना चाहो तुम उसको कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 5 से इसी को निपटा देता हूँ। जैसे 5 के टेबल में हमारे पास ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 1 आगे गया तो इसको 10 बना देगा, तो 5 2 जा हमारा 10 हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ऊपर में अगर इसको 5 से कट करूँ तो 5 2 जा हमारा 10 हो जाएगा, 1 आगे गया तो इसको 15 बना देगा, तो 5 के टेबल में 3 टाइम पे हमारे पास 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। अभी भी कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है। ये देखो 2 से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2 होता है, 2 के टेबल में हमारा 36 टाइम पे 72 आ जाता है। अब कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ अभी भी ये दोनों देखो हमारे कट हो रहे हैं 2 से, तो 2 के टेबल में 11 टाइम पे ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 के टेबल में हमारा 18 टाइम पे ये 36 चला जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ कैंसिल होने के लिए तो बचा है नहीं, तो हम सिंपली सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 23 का, 11 का, फिर 25 मल्टीप्लाई 25 तुम्हें पता ही है 625 हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 18 और 7 है, तो 18 मल्टीप्लाई 7 कर देना है। तो इनका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो देखो कटपीट तो होने वाला है नहीं कुछ, तो सिंपली बस मल्टीप्लाई करके इसको लिख देने का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 158125, जो तुम्हारे बुक में आंसर दिया है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम लोग मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, और डिनोमिनेटर में हमारा 18 7 जा 126 आ जाएगा। तो इतने ही सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया दोनों वाइपर्स मिल करके क्लीन करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा 11th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चलो जो 12th नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लिया जाए। सो 12th वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। यानी कि एक लाइट हाउस है, और वो ऐसे जो तुम लोग जानते हो लाइट हाउस मस्त देखा होगा मूवी वगैरह में, वो क्या करता है कि वार्न करता है शिप वगैरह को कि भाई तुम लोग वो जो पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उससे टकरा करके तुम्हारा वो टाइटेनियम क्या था यार, एक तो मूवी बना था ना, अरे कौन सा टाइटन था, नहीं टाइटन,
अरे कौन सा एक्टर समुद्री जहाज था जो डूब गया था, कमेंट करके मुझे याद दिला देना, मैं गजनी हो गया हूँ, मैंने देखा भी जबकि उस मूवी को, फिर भी भूल जा रहा हूँ। तो उस मूवी की तरह उस मूवी में होता ये है कि वही बड़े से चट्टान से टकरा जाता है और बहुत बड़ा जहाज रहता है, डूब जाता है, सारे लोग उसमें मर जाते हैं, सिर्फ एक बूढ़ी औरत को छोड़ करके, यानी एक औरत रहती है उस टाइम जवान रहती है, बाद में वही बूढ़ी होती है। तुम लोग को मैं कहाँ कहानी पढ़ाने लगा, मूवी सुनाने लगा, चलो मैथ्स में आ जाओ। तो वहाँ पर ना लाइट हाउस का काम है कि वो भैया अच्छे से लाइट दिखाता है ताकि वहाँ पर जो शिप वगैरह आएँ उनको पत्थर से बच जाएँ, वो चोट ना लग जाए पत्थर से और टूट मच जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए उनका। तो यहाँ पर मेन जो काम का चीज़ है वो ये है कि एक्चुअल में वहाँ पर एक सेक्टर बनता है, ध्यान रखना। अभी मैं तुम लोगों को डायग्राम बना करके भी समझाऊंगा कि सेक्टर कैसे बनता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि जो सेक्टर का एंगल है वो 80 डिग्री का है और जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर का है, यानी कि टोटल 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट फेंक सकता है, दिखा सकता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न, यानी कितने एरिया में वो जो लाइट है वो कितने एरिया में हमारा वहाँ पर दिखा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा रीज़न है यहाँ पर कि हमारा एक सेक्टर बनेगा और हमें एक्चुअल में सेक्टर का ही एरिया निकालना है। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इस बार आपको पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपको आंसर डेसिमल में कंप्लीट निकाल करके दिखाना है। तो चलो इसे डायग्राम के थ्रू समझो अच्छे से। तो देखो मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ही ना, इसी पॉइंट से हमारा जो लाइट है वो, ये लाइट हाउस है, समझ लो कि ये लाइट हाउस है। अब ये क्या कर रहा है, टोटल 16.5 किलोमीटर तक ये रोशनी दिखा रहा है। तो ये मान लो इधर इसका टोटल जो एंगल बना है दिखाने का वो कितना बना है, 80 डिग्री बना है ना। इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लो ये ऐसे इधर दिखाया इतना और फिर ये इधर इतना चला गया, तो यहाँ तक ही ये दिखा सकता है। और ये एंगल जो बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है, इधर यहाँ तक दिखाया, इधर यहाँ तक घूम गया। और जब ये ऐसे यहाँ तक पहुँचेगा फिर ऐसे वापस जाएगा इसके पास, तो ये ऐसे घूमते घूमते एक सेक्टर बना लेगा सर्कल का। तो एक्चुअल में ये जो लाइन है जहाँ तक वो दिखा रहा है लाइट ना, ये हमारा रेडियस है इस सेक्टर का 16.5 किलोमीटर, इधर भी हमारा वही होगा। और ये इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री और हमें एक्चुअल में इस सेक्टर का ही एरिया निकालना है। अगर हम सेक्टर का एरिया निकाल लिए तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने एरिया पे वॉर्न कर रहा है शिप्स को। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करो कि जो हमारा रेडियस है वो लिख दो भाई 16.5, रेडियस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल एंगल इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा 80 डिग्री है इस पर। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, ठीक है, तुम इसमें एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, मान लो एग्जाम में अगर तुम बना रहे हो तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न, यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछा है ना वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज उतार देना लास्ट का, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर तुम एग्जाम्स में बना रहे हो तो। अदरवाइज ऐसे भी चलेगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया निकालने के लिए थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला है। थीटा के बदले में लगा दो 80, डिवाइड बाई में आ जाएगा हमारे पास 360। पाई का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है 3.14 ही यूज़ करना है। और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 16.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 बार लिख देते हैं 16.5 मल्टीप्लाई बाई 16.5। तो चलो अब इसको कट पीट करना शुरू करते हैं, जहाँ से भी ये कट हो जाए फटाफट इसको निपटाते हैं। पहले तो मेरे को 0 से 0 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, इसको कैंसिल कर दो। अब उसके बाद हमारे पास ये कितने से कैंसिल हो रहा है भाई, ये 4 से दोनों जा रहे हैं क्या, हाँ 4 से जा रहे हैं। 4 के टेबल में 4 2 जा 8 होता है और 4 के टेबल में हमारे पास ये वाला कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम पे, तो 4 9 जा हमारा 36 हो गया। अब ये 9 आ गया, क्या 9 इन लोग को कट कर रहे हैं क्या, तो 5 और 6 होता है 11 और 1 12 होता है। यस, तीनों को मिलाने से हमारा 12 आ रहा है, यानी कि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे, देखो 3 3 जा 9 कर दिया नीचे में, ऊपर में यहाँ पर 3 5 जा 15 होगा, यहाँ 16 में से 15 कट होकर के 1 आगे चला जाएगा तो इसको भी 15 बना देगा। तो फिर से 3 5 जा 15 और हमने डेसिमल वाला यूज़ किया तो वो डेसिमल लगा देंगे। उसी तरीके से 3 के टेबल से फिर से ये सेम टू सेम 5.5 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये 2 बच गया, मल्टीप्लाई में 3.14 बच गया, फिर मल्टीप्लाई में 5.5 एंड 5 पॉइंट में 5 है। इन सभी को तुम कैलकुलेट करो, यानी कि सिंपली मल्टीप्लाई करो बैठ करके इत्मीनान से, तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 189.97। और ये जो आंसर निकला है ना ये हमारे किलोमीटर के स्क्वायर में निकला है, ये चीज़ का ध्यान रखना, मीटर या सेंटीमीटर ना लिख देना। अच्छा बच्चों देखो, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है, तुम लोगों को बस मेरे को बेसिक समझाना है कि आखिर क्वेश्चन में कहा क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो मेरे ही सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं कि सर चलिए ना, अगर आप नहीं कर रहे हैं ना
हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं अभी, बाद में कर लेंगे, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। और एग्ज़ाम जब आता है ना प्री बोर्ड, तो अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है जिनका मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर बहुत तगड़ी क्वालिटी है मैथ सॉल्व करने की। वो बच्चे भी कैलकुलेशन स्पीड की वजह से बहुत कम मार्क्स लेकर के आते हैं, बोलते हैं कि सर बन रहा था लेकिन टाइम कम पड़ गया। तो तुम लोग अगर अभी इसको देख रहे हो इस वीडियो को, चाहे वो कोई सा भी महीना हो, तुम लोग अभी किसी भी मंथ में रहो, 2025 के 26 के, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम कितना भी दूर क्यों ना हो, तुम इसे खुद से बैठ करके मल्टीप्लाई जरूर करना। तुम लोग अभी से अगर मल्टीप्लाई किए रहोगे तो बाद में तुम लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं तो फिर बाद में वही तुम लोग भी उसी टाइप से पछताओगे कि सर बन तो जा रहा था लेकिन टाइम नहीं बचा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो काम तुम लोग पूरे साल भर कंटिन्यू करते रहना, ताकि वहाँ जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो दोनों आ जाए। ठीक है, तो चलो ये 12th नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं जो 13th वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो जो 13th वाला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देखने आए हैं ना, वो 13th वाले क्वेश्चन को ही देखने आए हैं। जो जो देखने आए हैं कमेंट करके ईमानदारी से बता देना। तो देखो बच्चों, 13th वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक राउंड टेबल है, कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, यानी कि राउंड टेबल के ऊपर एक कवर लगा हुआ है और उसमें ना 6 इक्वल शेप के डिज़ाइंस हैं, जैसे तुम साइड साइड में देख सकते हो। अब हमसे कहा गया है कि जो रेडियस है इस कवर का वो है 28 सेंटीमीटर। हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि अगर हमें ये डिज़ाइंस को बनाना है तो इस पूरे डिज़ाइन को बनाने के लिए कितना कॉस्ट का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कितने पैसों का ज़रूरत पड़ेगा। और हमें ये बताया है कि 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का जो कॉस्ट है ना वो 0.35 रुपये है। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हमें इन सभी का टोटल एरिया पता करना है कि टोटल कितने एरिया में ये डिज़ाइन बना है, फिर उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि √3 जहाँ पर जरूरत पड़े तो √3 का वैल्यू पुट कर देंगे 1.73, तब हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, यानी कि हमें डेसिमल में ही यहाँ पर आंसर निकालना है। तो चलो इसे सॉल्व करना सीखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने से पहले एक बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने ना तुम लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें तुम लोगों को वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक क्लास 10th के मैथ्स की बुक में होनी चाहिए, या बच्चे को जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नोट्स हो गए, या बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे PYQs आते हैं चैप्टर में। जैसे मान लो तुम अभी ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो सर्कल वाला, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से पहले पिछले सालों में जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हुए उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी इस बुक में है। एग्जाम्पलर की मुश्किल क्वेश्चन हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो मुश्किल वाले होते हैं वो भी है यहाँ पर। तुम लोगों को हर चैप्टर के बाद वर्कशीट मिलेगा, ये चेक करने के लिए तुमने कितना सीखा, कितना पढ़ा। माइंड मैप्स हैं और 3 बेस्ट सैम्पल पेपर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो इस बुक को अगर तुम लोग लेना चाहते हो ना, तो जल्दी से जा करके अमेजोन से ले सकते हो। तुम्हें इस बुक में हर एक चीज़ मिलने वाली है बच्चों। हर चैप्टर के लास्ट में तुम्हें वर्कशीट मिलेगा, यहाँ पर माइंड मैप्स मिलेगा, जिसका तुम लोग यूज़ करके रिवीजन कर सकते हो। इसका तुम लोग यूज़ करके अपने आप को चेक कर सकते हो। इसमें टाइम भी तुम लोगों को बताया गया है अभी कितने टाइम में तुम्हें सॉल्व करना है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, लास्ट में आंसर की भी दिया हुआ है, और तुम ये भी बता सकते हो कि तुमने कितना स्कोर किया। तो बहुत तगड़ा बुक है। लेकिन खासियत क्या है पता है इस बुक की, ये इतना तगड़ा बुक है ये खासियत नहीं है, इसकी प्राइस बहुत तगड़ी है। तुम लोग इसको जा करके अमेजोन पे चेक करो, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ पर तुम इसे चेक करना कि अभी ये कितने प्राइस में मिल रहा है। इसको बहुत कम प्राइस में देने की वजह से मुझे बहुत सारे बुक कंपनी वाले, तुम लोग जो बुक पढ़ते हो ना, मैं नाम तो नहीं ले सकता, नहीं तो यहाँ पर कॉपीराइट भेज देंगे हम लोग, तो वो कंपनी वाले मुझे केस करने वाले थे मेरे ऊपर कि आप सर इतने कम पे बच्चों को कैसे दे रहे हो। तो मैंने उनको समझाया कि अरे देने दो यार, मेरे बहुत सारे बुक नहीं है, मैंने बहुत कम बुक छपवाया है, बस कुछ बच्चों को ये बुक मैं देना चाहता हूँ जो गरीब बच्चे हैं, जो मन लगा करके पढ़ना चाहते हैं। तो अगर तुम लोग कम प्राइस पॉइंट पे बहुत तगड़ी बुक लेना चाहते हो तो ये बुक तुम्हारे लिए बेस्ट है, जा करके जल्दी से ले लो क्योंकि स्टॉक इसका लिमिटेड है। चलो अब क्वेश्चन जो है ना उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने वही डायग्राम को थोड़ा रफली बना लिया है, और एक काम मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैंने ना इस तरीके से ट्रायंगल्स भी ड्रॉ कर लिए हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का अगर मुझे एरिया निकालना है, तो उसके लिए मुझे पूरे सेक्टर का एरिया निकालना होगा और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा, तभी जा करके मेरा एक सेगमेंट का एरिया निकलेगा। और ये सभी जो सेगमेंट के एरिया हैं इनको कंप्लीट निकालने के लिए हम इसका एक का एरिया निकाल करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर हमारे 6 सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले कि हम इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालें, तो एक सिंपल सा काम करो, इस सेंटर वाले का नाम O दे दो, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं, इसका नाम हम लोग B रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट हम लोग C भी रख देते हैं। तो जो OACB हमारा सेक्टर बना है, सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया के लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को रेडियस दिया हुआ है। ये जो हमने लाइन OA या OB बनाया बेटा, ये तो रेडियस है। तो OA और OB जो हमारा लेंथ है,
ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो हमारे पास है। दूसरा चीज़ हमें चाहिए सेंट्रल एंगल, यानी कि ये वाला एंगल अगर हमें पता चल जाए तो हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस वाले सेंट्रल एंगल को हम कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, किसी भी पॉइंट के चारों साइड यानी कि कंप्लीट जो हमारा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और अगर हमें सिर्फ एक उस पॉइंट का एंगल निकालना है, देखो ये पूरा 360 का है, और पूरा जो 360 है ना वो 6 इक्वल पार्ट्स में बट गया है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर टोटल 6 इक्वल एंगल्स हैं। तो हम अगर 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 एंगल का एरिया मिल जाएगा, यानी कि ये वाला जो सेंट्रल एंगल है इसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम लिखोगे सिंपली, डायरेक्ट यहाँ से शुरू करोगे। तुम चाहो तो गिवन में लिख सकते हो कि रेडियस हमें दिया हुआ है, चलो मैं लिख भी देता हूँ कि हमें गिवन में रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस है, इसका भी फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी आगे जरूरत पड़ेगा। अब उसके बाद एरिया नहीं सॉरी एंगल ऑफ वन सेक्टर, एक सेक्टर का जो एंगल होगा वो निकालने के लिए कंप्लीट 360 वाले एंगल से डिवाइड कर दो 6 को, यानी कि 6 से डिवाइड कर दो 360 को, तो ये निकल कर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि हमारा जो एंगल है ना सेंटर वाला ये 60 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर बहुत आराम से निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और जो हमने सेक्टर यहाँ पर एक सेक्टर बनाया है इसका नाम OACB है, तो इसका नाम OACB ऐसे पूरा लिख दो, टीचर को चेक करने में आसानी होगा इससे और मज़ा भी आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले थीटा के बदले में हमारे पास 60 निकला है, तो 60 डिवाइड बाई में 360 कर लो। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में हमसे कहीं पर नहीं बोला है कि 3.14 लेना है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में सिर्फ √3 का वैल्यू बोला है 1.7 लेने के लिए, पाई का वैल्यू 3.14 नहीं बोला है, तो हम पाई का वैल्यू 22/7 ही लगाएंगे। फिर रेडियस का स्क्वायर है तो 28 मल्टीप्लाई 28 कर देंगे। सबसे पहले 7 के टेबल से 4 टाइम पे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारा 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 कैंसिल। अब उसके बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं इसके साथ 2 के टेबल से, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो हमारा बचा क्या, हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में 22 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 28 बच गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है। तो हम लोग बस इनका आपस में मल्टीप्लाई करके अगर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसा एज इट इज़ तुम्हारे बुक में तुम्हें आंसर दिया होगा ना वैसे ही आंसर निकालना हो तो इस तरीके से करना। ये नहीं कि पहले 3 से सर मैं किसी को डिवाइड कर देता हूँ, डेसिमल में आंसर पहले ले आता हूँ और फिर हम ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे कभी मत किया करो। कभी भी पहले पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया करो, तो जैसे बुक वाले आंसर है सेम वैसे ही आंसर आएंगे। तो जब तुम इसे करोगे डिवाइड तो तुम्हारा 410 पॉइंट में 67 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड देने से, तो ये एक काम हो गया। इसमें हमने पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लिया, तो ये हम लोग सेंटीमीटर के स्क्वायर करके इसको डब्बे में बंद करके छोड़ देंगे। इसका यूज़ हम बाद में करने वाले हैं। कब यूज़ करेंगे भाई, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके जब माइनस करेंगे तब यूज़ करेंगे। अब आते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका मैंने अपने पुराने वाली वीडियो में बताया था कि तुम लोग यहाँ पर इसकी हाइट निकाल सकते हो और वहाँ से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। एक दूसरा और मज़ेदार तरीका है कि कभी भी अगर हमारा सेंट्रल एंगल अगर देखो अगर 60 डिग्री का बना है, या रेडियस के द्वारा अगर हमारे जो एंगल्स हैं वो अगर 60 डिग्री के हैं, तो तुम समझ जाना कि हमारा ये एक्चुअल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो देख लो। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं AOB वाले ट्रायंगल का, ठीक है, देखो इसको मैं इक्विलेटरल कैसे करने वाला हूं ना। इन ट्रायंगल AOB यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल हैं, एक एंगल है ये वाला, एक एंगल है ये वाला, और एक हमारा 60 डिग्री का है। मैं इसको यहाँ पर मान लो x ले लेता हूँ नाम, और इसका भी मैंने एंगल x नाम दे देता हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि तीनों जो एंगल होते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो बोलोगे सर ये और ये दोनों x क्यों हुए, क्योंकि हमारे भाई ये जो ट्रायंगल है वो फिलहाल आइसोस्केलस ट्रायंगल है। OB और OA दोनों रेडियस है ना, तो 2 इक्वल साइड हैं, तो हमारे पास ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, चलो पूरा डिटेल में एकदम समझा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम्हारा एक पॉइंट भी टीचर कट ना कर सके। OB इक्वल है हमारे OB के और OA के, और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों हमारे रेडियस हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए, एक सेकंड क्या है भाई मेरे पेन में लगा हुआ, इसलिए जो हमारा एंगल OAB होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल OBA के, और दोनों को हम लोग यहाँ पर x मान लेंगे। और रीज़न क्या है, वही हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ये रीज़न भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ज़रूरी नहीं है क्लास 10th में इसको लिखना, 9th में ये सब सिखाया जाता है। तो हम लोग दोनों को x मान लिए। अब अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं इस ट्रायंगल के अंदर, तो देखो एक एंगल हमारा 60 डिग्री का है बीच वाला, एक एंगल हमारा x है, दूसरा एंगल भी x है, तीनों एंगल को मिलाने से 180 आता है। तो 60 को अगर उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये 2x = 120 हो जाएगा, 60 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू भी यहाँ से 60 आ जाएगी। x की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि ये दोनों एंगल भी 60 के हैं। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल AOB है, ट्रायंगल AOB
वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एरिया बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा वो निकल जाएगा हमारा √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड के स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, या इसको ए का स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो यहीं से हमको बोला गया था क्वेश्चन में जो 1.7 यूज़ करना है ना, यहीं पर हम लोगों को यूज़ करना है। देखो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो अभी फिलहाल इसको √3/4 ही लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई में जो हमारा साइड है वो कितने का है, साइड बोले तो ये ओ ए और ओ बी, ये भी हमारा साइड ए बी भी है। तो हमारे जो ओ ए और ओ बी है वो कितना है, वो हम लोगों को क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था रेडियस, रेडियस हमारा 28 है। तो हम यहाँ पर सिंपली 28 डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 28 मल्टीप्लाई बाई में 28। तो इस तरीके से हम लोग इसका फटाफट एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग अब कट कर लेते हैं 2 के टेबल से। 2 के टेबल में हमारे पास 14 टाइम पे ये चला जाएगा, और फिर 2 के टेबल से इसको भी 14 टाइम पे ही निपटा दो, ताकि 14 मल्टीप्लाई 14 हो जाए, जिसका तुम्हें आंसर पता है 196 होता है। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे √3 के बदले में 1.7 जैसे ये क्वेश्चन में बोला गया था, और 14 मल्टीप्लाई 14 हमारा 196 हो गया। यानी कि जो एरिया यहाँ से निकल करके आया वो तुम्हारा आ जाएगा 333 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये एरिया निकल करके आया है किसका, हमारे सेंटर का, ठीक है, सॉरी सेंटर बोल रहा हूँ, ट्रायंगल का। 2 एरिया हम लोगों के निकल गए। अब जो मेन एरिया है हम लोग वो फाइंड कर लेंगे। मेन एरिया बोले तो एरिया ऑफ सेगमेंट, हमें इस एक सेगमेंट का एरिया भी तो पता करना पड़ेगा ना, तब तो हम लोग कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो अब तुम लोग लिखोगे नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट, जो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम हम लोग रखेंगे ए सी बी, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तुम चाहो तो यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो, सेक्टर का भी और ट्रायंगल का भी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना निकाल रखा है पहले, वो निकल गया था 410 पॉइंट में 67। अभी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाल लिया, तो 333 पॉइंट में 2 निकाल लिया। दोनों को बस सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हारा फाइनल जो एक सेगमेंट का एरिया है वो निकल करके आ जाएगा 77 पॉइंट में 47, और ये भी हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करने टाइम ध्यान रखना कि यहाँ पर तुम जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको गड़बड़ मत कर देना। कई बार बच्चे लोग डेसिमल में ना गड़बड़ कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने में। तो ये जो एरिया निकला है बेटा, ये एक हमारे सेगमेंट का एरिया निकला है, यानी एक डिज़ाइन का एरिया निकला है। और हमारे पास टोटल वहाँ पर 6 डिज़ाइन थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो हम लोग अब लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इधर ही बना देता हूँ, ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एक ही पेज में तुम्हें सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ये नोट्स तुम लोग ना डाउनलोड कर सकते हो PDF के फॉर्म में, तुम लोगों को लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नोट्स वाला, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ, अगर एक सेगमेंट का इतना है तो इसलिए एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, जो हमारे 6 सेगमेंट्स हैं टोटल, जो 6 डिज़ाइंस हैं, यानी कि उनका एरिया हमारा कितना निकल करके आएगा। तो इसके लिए बस 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1 का, यानी कि 77 पॉइंट में 47 का, एक का एरिया का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे। तो हमारा जो टोटल एरिया है वो निकल करके आ जाएगा 464 पॉइंट में 82 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड की उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी फाइंड ना करो ना तो ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो ये हमारा एरिया निकल करके आ गया पूरे 6 डिज़ाइन का। तो अब हम लोगों को बोला गया था कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए 35 रुपये नहीं, 35 नहीं था, 0.35 था, तो 0.35 रुपये लगता है ना। तो इसके बाद लिख भी लो यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ मेक डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि डिज़ाइन करने के लिए जो हमारा कॉस्ट लगेगा वो हमको दिया हुआ है ₹0.35, और ये जो कॉस्ट है ये 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का है, और हमारे पास तो इतने सेंटीमीटर के स्क्वायर एरिया में हमको करना है डिज़ाइन वगैरह। तो इसलिए जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट के लिए 1 का अगर दिया है, ज़्यादा का निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लाई फिर से होगा। तो 0.35 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 464 पॉइंट में 82 से, और जब तुम इन दोनों का आपस में करोगे मल्टीप्लाई तो तुम्हारा फाइनल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा 162 पॉइंट में 68 रुपीज़, यानी कि इतना टोटल कॉस्ट लगेगा उसको डिज़ाइन करने का। तो इस तरीके से बनता है हमारा ये क्वेश्चन। चलो इसमें तुम लोगों को, मुझे पता है कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डाउट होगा, तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम का वहाँ पर आकर के भी डिस्कस कर सकते हो, कमेंट में भी डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम लोगों को एक छोटा मोटा डाउट हो ना तो एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लो,
शुरू से लेकर के लास्ट तक। तुम्हें सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कन्फर्म बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इकट्ठा एक ही बार में समझाते जाता ना, तो यहाँ पर तुम लोगों को हो सकता है यहाँ तक समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ हो, या फिर इस वाले पॉइंट में कुछ दिक्कत हुआ हो। लेकिन तुम शुरू से लास्ट तक एक बार अगर पूरा वीडियो देखोगे इसी पार्ट का, तो तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 13th वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 14th वाला, उसके पास, और उसे सॉल्व करते हैं। सो 14th वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस तुम्हारे माइंड को चेक करने के लिए कि तुम लोग इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करके कहीं बेहोश तो नहीं हो गए। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है टी टिक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ सर्कल विद द रेडियस आर। यानी कि अगर हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, और जो एंगल हमारा है ना सेंटर वाला एंगल, उसको हम लोग को यहाँ पर थीटा नहीं लिखा है, वहाँ पर पी लिखा हुआ है, और रेडियस को कैपिटल आर लिखा हुआ है, जो हम लोग नॉर्मल स्मॉल आर का यूज़ करते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा फॉर्मूला है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर यार हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी में टिक कर देते हैं कि थीटा डिवाइड बाई 360 वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, और कहीं पर तो वो दिख नहीं रहा, बस यहीं पर दिख रहा है, तो यही सही होगा। जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये 2 पाई आर आ रहा है, ये एरिया का नहीं, वो सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन जा रहा है। तो हमें करना क्या है, ये चेक करना है कि आखिर फिर अगर ये फॉर्मूला गलत है तो फिर ये कैसे सही हो सकता है। हो सकता है, क्या रीज़न है, मैं चलो तुम लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से समझते जाओ। देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, वो तुम लिख लो कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो हमने सीखा है जनरली, वो है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हिलमत भाई, तो थोड़ा सा सीधा रहा थोड़ी देर के लिए, बस जल्दी समझाना है बच्चों को ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने थीटा का वैल्यू इस क्वेश्चन में बोला गया है, थीटा नहीं बोला है, हमसे बोला गया कि वो इस बार पी है, तो हम p डिवाइड बाई 360 लिखेंगे और पाई आर का स्क्वायर कर देंगे। बट दिक्कत ये है कि ये हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, एक है इस टाइप का ऑप्शन, तो उसमें 2 पाई आर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि तुम लोगों को जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ना, वो यहाँ से आराम से बन सकता है। देखो बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट सीखा है क्लास 5th में 6th में कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई या सेम नंबर का डिवाइड करने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है, यानी कि आंसर में चेंजेस नहीं होते हैं, सेम ही आंसर रहता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि ऊपर में p, नीचे में जो हमारा 360 है ना, ये जो हमारा फॉर्मूला है, और फिर पाई आर का स्क्वायर, इसमें ऊपर में भी 2 का और नीचे में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा यहाँ से, ये नीचे में देखो 360 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 720 आ जाएगा, तो नीचे 720 लिख दो, ऊपर में p लिख दो, और फिर इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई आर का स्क्वायर। और यही ऑप्शन हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। तुम यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, ये देखो पाई डिवाइड p डिवाइड बाई 720 और 2 पाई आर स्क्वायर जो दिया हुआ है ये हमने बनाया। अच्छा, एक और छोटा सा गड़बड़ है कि रेडियस हम लोगों को ना क्वेश्चन में बोला था कैपिटल आर, तो हर जगह पे यहाँ पे कैपिटल आर बना देता हूँ, बस कोई गड़बड़ नहीं उससे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलो भाई, अब तुम लोगों का ये भी चैप्टर होता है कंप्लीट। अगला चैप्टर जो है हमारा वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला है। तो इसके वीडियोज़ भी मैंने पुराने तो बना ही दिए हैं, अगर तुम लोग को न्यू वीडियो चाहिए तो वो जल्द ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर के तुम पूरे NCERT का कोई भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।